हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइट। लाइट या जिसे हम प्रकाश भी कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी पर सूर्य है जो लाइट का एकमात्र सोर्स है, जिससे हमें लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्राप्त होती है। और इसे ये जो एनर्जी होती है, ये फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उन सब में ये काम आती है। प्रजातियों के संगठन, कंपोजिशन, वेजिटेशन, उनके विकास में लाइट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मतलब जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पृथ्वी पर होंगी, बायोलॉजिकल, और तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये सनलाइट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन एंड ग्रोथ आर कंट्रोल्ड बाय लाइट। वेजिटेशन का डेवलपमेंट और ग्रोथ ये सब लाइट से ही कंट्रोल होता है। सभी जीवों की जैविक क्रियाओं के लिए लाइट का सोर्स सूरज या सन होता है। जो सूर्य है वो ही एकमात्र सोर्स है जो कि जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगी उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, तो उसको एनर्जी सन से ही मिलती है। लाइट रेज की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड फोटो पीरियड प्लांट की प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण कारक है कि किस क्वालिटी की लाइट आ रही है, कितनी क्वांटिटी में आ रही है, और फोटो पीरियड क्या है प्लांट का। फोटो पीरियड मतलब कितने टाइम तक के लिए प्लांट को लाइट की आवश्यकता है। तो इस तरह से जो लाइट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्लांट वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए। अब यहाँ देखते हैं ग्लोबल रेडिएशन। ग्लोबल रेडिएशन का मतलब हो गया ग्लोबल विकिरण, कि पूरा जो विश्व है, पूरी अर्थ है, उसको जो रेडिएशन प्राप्त हो रही है वो सन से प्राप्त होती है। तो संपूर्ण विश्व को विकिरण सूर्य से, रेडिएशन सन से प्राप्त होगी। और किस प्रकार से प्राप्त होती है? एनर्जी सोर्स यहाँ पर सन होता है, और एनर्जी का एटमॉस्फेयर में संचरण और स्थानांतरण होता है। सन से एनर्जी आएगी, लाइट की फॉर्म में आती है। अब वो एनर्जी है जो एटमॉस्फेयर में उसका संचरण और स्थानांतरण, ट्रांसमिशन और ट्रांसफर होगा। और इस तरह से अर्थ सरफेस पर पहुंचने वाली ऊर्जा फिर क्या होगा? एटमॉस्फेयर से वो जो एनर्जी है अर्थ की सरफेस पर आती है। अब ये सरफेस पर आने के बाद क्या होगा? एनर्जी की फॉर्म में वापस से रिफ्लेक्ट भी होगी। कोई सनलाइट आई, अर्थ सरफेस पर पड़ेगी और वहां से वापस से रिफ्लेक्ट भी होती है। अर्थ पर प्लांट द्वारा रेडिएंट एनर्जी का ताप हीट एनर्जी में परिवर्तन हो जाता है। अब जो लाइट एनर्जी आई थी अर्थ सरफेस पर आएगी, यहाँ सब ये रिफ्लेक्ट भी होगी, तो वहाँ पे क्या होगा? हीट जनरेट होगा। तो इस तरह से ये जो ताप ऊर्जा या हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इस जैसे गर्मी के दिनों में भी देखते हैं कि जो अर्थ की सरफेस है ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो लाइट आ रही है और वो टकरा करके जो वापस जाएगी तो वहाँ पे टेम्परेचर जनरेट होगा। तो इस तरह से ग्लोबल रेडिएशन में हम यह देखते हैं कि एनर्जी का जो सोर्स है वो सन होता है, और किस प्रकार से वो पृथ्वी पर आई, सरफेस पर आई, सरफेस से वापस टकरा करके वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के, और वहाँ पर हीट एनर्जी जनरेट होती है। अब यहाँ पर जो ग्लोबल रेडिएशन है उसको समझाने के लिए दो रूल दिए गए जो कि रेडिएंट एनर्जी की प्रकृति व बहाव को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहला है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम। इसके अकॉर्डिंग क्या है? जो रेडिएशन है उसकी तरंग दैर्ध्य या जो वेवलेंथ होती है वो रेडिएटिंग बॉडी के ताप के प्रतिलोमिक अनुपातिक या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मतलब क्या हो गया? जो रेडिएटिंग बॉडी है वहां से वेवलेंथ आएगी, और जो वेवलेंथ है वो क्या होगी? 1/टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उस रेडिएटिंग बॉडी के टेम्परेचर के। ठीक है, तो यहाँ जैसे दिख रहा है लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी, की जैसे सन से रेडिएशन आ रही है और तो उसकी जो वेवलेंथ होगी उसके टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह से दूसरा रूल दिया गया है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। विकिरण का अभिगमन विकिरण काय के वास्तविक ताप की पावर के अनुपातिक होता है, कि जो रेडिएटिंग बॉडी होगी उसका जो टेम्परेचर होगा उसकी पावर के अनुपात में होगा। तो अब जैसे यहाँ देखते हैं सूर्य की सतह पर ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या 11,000 फ़ारेनहाइट होता है। सूर्य से एनर्जी पैकेट की फॉर्म में निकलती है
और रेडिएंट होती है, पैकेट की फॉर्म में रेडिएंट होगी, और इसको क्या कहते हैं अपन, फोटोन कहते हैं। एनर्जी के ये पैकेट्स होते हैं फोटोन, तो ये फोटोन के फॉर्म में आ रही है। ये पार्टिकल होते हैं, और इन पार्टिकल हैं और इनमें वेवलेंथ की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। फोटोन की ये स्पेशलिटी होती है कि पार्टिकल होने के बाद भी एनर्जी के पैकेट है, पार्टिकल के फॉर्म में आएंगे और वेवलेंथ की प्रॉपर्टी इनमें पाई जाएगी। फोटोन कंटिन्यूसली उत्पन्न होते रहते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी सन टू अर्थ ट्रांसफ़र होती है। तो फोटोन है जो सन पर कंटिन्यूसली डेवलप हो रहे हैं, और जनरेट होने के बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इस फॉर्म में एनर्जी सूर्य से पृथ्वी की सतह पर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर सन से रेडिएंट वेव 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है, और यह विकिरण इंसोलेशन कहलाता है। इंसोलेशन क्या हो गया, सूर्य विकिरण। सूर्य से जितनी भी लाइट पृथ्वी पर आ रही है वो सब इंसोलेशन कहलाएगी, और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। अब सूर्य से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लेती हैं। इस रेडिएशन में फॉलोइंग टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं। अब जो सनलाइट आएगी उसमें केवल एक ही प्रकार की वेवलेंथ की रेडिएशन नहीं होगी, उसमें अलग अलग टाइप की पूरा कॉम्बिनेशन होता है। जैसे पहला यहाँ दिया हुआ है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर वेवलेंथ वाली, तो इसमें कौन सी आएंगी, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। दूसरा दिया हुआ है 0.0001 सेंटीमीटर वेवलेंथ वाली, इसमें वायलेट रेज, ब्लू रेज, ग्रीन, येलो, रेड, ये इसमें आएगी। इसी तरह से 0.7 माइक्रोन टू 300 माइक्रोन इसमें आएंगी इंफ्रारेड लाइट। इसी तरह से लॉन्ग वेव लेंथ वाली माइक्रोवेव, राडार, रेडियो। तो ये सारी वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन होती है सनलाइट, इसमें अलग अलग टाइप की रेडिएशन आती है। अब यहाँ देखते हैं, सूर्य विकिरण का वातावरण से आवागमन सूर्य की बाहरी सतह फोटोस्फीयर से होता है। जो सूरज की जो सरफेस होती है, सूर्य की सन की सरफेस होगी, वो फोटोस्फीयर कहलाएगा, आउटर सरफेस। और यहाँ से ये सारी रेडिएशन बाहर निकाली जाती है। अगर सूर्य से ऊष्मा 100% प्राप्त होती है तो इसका लगभग 35% अर्थ सरफेस पर आने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर एटमॉस्फेयर में 100% एनर्जी आई है तो सरफेस पर टकराने से पहले ही 35% पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से टोटल 100% है तो रिफ्लेक्ट 35% हो गया। अब ये रिफ्लेक्ट किससे हो रहा है, बादलों द्वारा, बर्फ द्वारा, इनसे ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब यहाँ ये टर्म दिया हुआ है एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, सूर्य से आने वाली विकिरण ऊष्मा का वह भाग जो सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, एल्बिडो कहलाता है। सूरज से एनर्जी आ रही है, रेडिएशन एनर्जी आएगी, और पृथ्वी की सरफेस से टकरा करके जो भाग वापस जाएगा वो क्या कहलाएगा, एल्बिडो। वापस जाने वाला भाग एनर्जी का, ये एल्बिडो कहलाता है। अब शेष 65% एनर्जी बचती है जो कि अर्थ सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। अब 65% में कैसे, एटमॉस्फेयर द्वारा 14% एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, अर्थ सरफेस द्वारा 51%, 14% यहाँ हो गई और 51% यहाँ हो गई। तो अब भौतिक विकिरण के रूप में ये परावर्तित हो जाती है। जो भी ये 51 होगी इसका क्या होगा, अब ये फिजिकल रेडिएशन या भौतिक विकिरण के रूप में परावर्तित होगी। अब इसका जो 34% पार्ट है वो तो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके अलावा जो बचेगा 17% पार्ट वो स्पेस में जाएगा, और स्पेस में कैसे, वायुमंडल में 6%, 9% वायु धारा द्वारा, और बाकी बचा संघनन की गुप्त ऊष्मा। इस तरह से ही काम आ जाएगा। इस प्रकार वायुमंडल का ताप भौतिक विकिरण के रूप में नियंत्रित होता है। तो जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो इस प्रकार से मेंटेन होगा, कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर में रह गया, वायु धाराओं द्वारा इधर से उधर हो जाएगा, और संघनन की गुप्त ऊष्मा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इसके द्वारा अर्थ का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। पृथ्वी पर सूर्य ऊष्मा प्राप्त होती है और ये सॉइल और वाटर दोनों से ही होती है। तो आज का ही हमारा टॉपिक था,
जिसमें हमने देखा कि जो लाइट का जो एकमात्र सोर्स सूर्य है और किस प्रकार से अर्थ पर रेडिएशन प्राप्त होती है।